कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। और आज के इस सेशन में जैसे कि हम पहले ही आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का वन शॉट कर चुके हैं, अगर किसी ने अभी तक वो नहीं देखा है तो जल्दी से वो चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इसी एक पर्टिकुलर चैनल पे वो वन शॉट मैं ले चुकी हूँ जिसमें मैंने स्क्रैच से लेकर एंड तक हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करी है। आज उसी एक चैप्टर के हम यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं कि बोर्ड्स के एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते हैं। दोबारा से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब लोग समझदार हैं। आपके प्री बोर्ड्स ऑलमोस्ट शुरू हो जाएंगे दिवाली के बाद, या फिर ना भी शुरू होंगे तो दिसंबर के एंड तक तो शुरू हो ही जाएंगे। तो अब आपके पास काफी कम टाइम बचा है प्रैक्टिस करने का क्वेश्चंस को। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इस एक पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देख रहे हो, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हियर यू गो। तो देखो भाई, ये सारे वन शॉट में ऑलरेडी ले चुकी हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। रिवीजन हो जाएगा आपके हर एक चैप्टर का, क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर को बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया है, तो मिस आउट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। एंड इन केस अगर आपको इन्हीं सारे वन शॉट्स के इस एक सेशन के भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसका लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं जब भी कोई सेशन लेती हूं तो उसकी पीडीएफ जो है यहीं पे ही अपलोड होती है, असाइनमेंट्स के लिंक भी यहीं अपलोड होते हैं, तो कुछ भी मिस आउट मत करो। फ्री की चीजें हैं, आपको ही यूजफुल लगने वाली हैं, तो मेक श्योर जरूर करना कि आप ज्वाइन कर लें। और इन केस अगर आपको लगता है कि मैम का सेशन कब शुरू होता है, कहाँ शुरू होता है, टाइमिंग क्या है, तो उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की और बेल आइकन को प्रेस करने की जरूरत है, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि आपकी गुन्नू मैम कब लाइव आने वाली हैं। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद लेके प्रभु का नाम विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो भाई डीएनए कॉपी जो होता है, मैंने आप लोगों को बताया था जब ये चैप्टर पढ़ाया था कि मेल और फीमेल बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जाइगोट की फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन, जिसमें से हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स फादर के होते हैं और हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स मदर के होते हैं। और यही हाफ जो आपके डीएनए क्रोमोसोम कुछ भी कह लो, आपके क्या होते हैं, कॉपी होते हैं, जब आपका जाइगोट डिवाइड होकर के पूरा फुल ग्रोन फीटस की फॉर्मेशन करता है। तो आपके फीटस के अंदर जितने भी हर एक सेल में जितने अमाउंट ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम प्रेजेंट होने चाहिए, कैसे बनते हैं, जो आपके मदर और फादर में से हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स आए हैं उन्हीं की ही कॉपी बनाई जाती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर तो होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हम सिमिलर तो होते हैं बट वी आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब हम सेम टू सेम उन जैसे दिखते तो है, लेकिन हम बिल्कुल एकदम सेम टू सेम उनकी तरह नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपी करते टाइम पे बहुत सारी चीजें एज इट इज कॉपी हो जाती हैं, लेकिन वाइल कॉपिंग बहुत सारी चीजें ट्विस्ट भी हो जाती हैं, इनएक्यूरेसीज भी आ जाती है डीएनए कॉपी करते टाइम पे। तो इसीलिए थोड़े बहुत फीचर्स हमारे मम्मी पापा जैसे मिल जाते हैं, लेकिन सारे फीचर्स हमारे मम्मी पापा जैसे नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि डीएनए कॉपी करने के टाइम पे इनएक्यूरेसीज देखने के लिए मिलती है। देखो, 2 कॉपीज ऑफ डीएनए आर इनहेरिटेड बाय अ चाइल्ड, वन फ्रॉम द मदर एंड वन फ्रॉम द फादर। दिस इज द रीजन व्हाई ऑफस्प्रिंग लुक ऑलमोस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, ऑलमोस्ट दिखते हैं लेकिन एकदम सेम टू सेम नहीं होते हैं। यही डीएनए कॉपी जो हो रहा होता है क्रूशियल फिनोमिनन होता है, क्योंकि यही डीएनए कॉपी होते टाइम पे इनएक्यूरेसीज आ जाती है, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है। तो कुछ बहुत फीचर्स जो मम्मी पापा में प्रेजेंट होते हैं वो हूबहू तो नहीं, थोड़े बहुत ट्विस्ट होकर के हमारे अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं। दस द कॉपिंग ऑफ डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। इससे क्या है, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के फीचर्स जनरेट होते हैं, वेरिएशंस आते हैं, और यही वेरिएशंस हमें अपने सराउंडिंग में रहने का सर्वाइवल प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड्स द बेटर सर्वाइवल एडवांटेज राइट नाउ इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो अब समझे कि हमारा डीएनए कॉपिंग का मैकेनिज्म जो होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, अगर आपको कोई एक मिस आउट भी करना है तो आप उसको अपने वर्ड्स में बना करके लिख लेना।
चलो, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। देखो भाई, वेरिएशन जो होते हैं ना उसको हम चेंजेस कहते हैं, जो आपके डीएनए कॉपी करते टाइम पे आते हैं। दिमाग लगाओ, आप किसी टॉपर के बच्चे से कॉपी कर रहे हो, किसी टॉपर की नोटबुक से कॉपी कर रहे हो, तो हूबहू तो कॉपी कर नहीं पाते हो, कंटेंट सेम होता है लेकिन लिखने का तरीका, राइटिंग, सब कुछ डिफरेंट होती है। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरिएशन जो आपके अंदर देखने के लिए मिलते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वेरिएशन आपके लिए यूजफुल कैसे होंगे, नहीं होंगे, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द नेचर। देखो उसने क्या बोला, स्पीशीज के लिए तो बेनिफिशियल है लेकिन जरूरी नहीं है वो इंडिविजुअल के केस में बेनिफिशियल हो। मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो मेरा एक ये ब्राउन कलर का ट्री है, दिस इज ब्राउन ट्री, ठीक है, दिस इज ब्राउन ट्री, है ना, और यहाँ पे मेरे ब्राउन कलर के ही बीटल मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? ब्राउन कलर के बीटल मिल रहे थे। दीज आर ब्राउन बीटल्स, ठीक है, दीज आर ब्राउन बीटल्स। और इन बीटल्स ने क्या किया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और अचानक से इन ब्राउन कलर के बीटल्स में से एक बीटल जो है वो ग्रीन कलर का आ गया। ये क्या आ गया? एक ग्रीन कलर का बीटल आ गया, एक ग्रीन कलर का बीटल आ गया। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई क्रो आकर के इस ब्राउन कलर के पेड़ में से खाना चाहेगा किसी बीटल को, तो कौन सा खा पाएगा? ब्राउन कलर का बीटल खाएगा या ग्रीन कलर का बीटल खाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन बिल्कुल विजिबल होगा ब्राउन कलर के ऊपर, तो आराम से ग्रीन कलर के बीटल को उठा करके खा जाएगा। तो क्या ये एक इंडिविजुअल लेवल पे ये वेरिएशन उसके लिए यूजफुल रहा? नहीं रहा, है ना। तो नॉट नेसेसरी की जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल लेवल पे ये नेसेसरी हो ही हो। सपोज करो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ब्राउन ट्री की जगह पे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का ट्री बना दिया। सपोज करो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का ट्री बना दिया, तो पहले से ही यहाँ पे ब्राउन बीटल प्रेजेंट थे जिनकी पॉपुलेशन ना डिक्लाइन होती जा रही थी, है ना। उन्होंने वेरिएशन करके ग्रीन कलर का बीटल निकाल दिया, ठीक है। तो क्या अब ये ग्रीन कलर का बीटल इस ग्रीन कलर के पेड़ पे सरवाइव कर पाएगा? बिल्कुल सरवाइव कर पाएगा। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे भी बेनिफिशियल हुआ, और जब आपका ये रिप्रोडक्शन करेगा तो इसके जैसे और ग्रीन कलर के बीटल आएंगे जो कि आपके फिर स्पीशीज लेवल पे भी बेनिफिशियल हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल लेवल पे यूजफुल हो, बट स्पीशीज लेवल पे यूजफुल रहेगा, क्योंकि भले वो एक सिंगल है लेकिन रिप्रोडक्शन करके वो और बहुत सारे बीटल्स बना लेगा। एंड एक्चुअली ये जो वेरिएशंस होते हैं ना, ये नेचर पे डिपेंड करते हैं। आपके किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? नेचर पे डिपेंड करते हैं, आपके हैबिटेट पे डिपेंड करते हैं कि आपका हैबिटेट जो है उससे रिलेटेड वेरिएशन है कि नहीं है। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे पहले ब्राउन कलर का ट्री बनाया था तो ये सरवाइव नहीं कर पा रहा था, लेकिन अगर मैंने यही यहाँ पे ग्रीन कलर का ट्री बनाया तो यही जो ग्रीन कलर का वेरिएशन आया था वो सरवाइव कर गया। तो किसके ऊपर डिपेंड किया एक्चुअली में? ये आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशंस जो होते हैं वो बेनिफिशियल स्पीशीज के लिए हो सकते हैं लेकिन इंडिविजुअल के लिए नहीं। सपोज करो सडनली टेम्परेचर बढ़ा पानी का और बहुत सारे बैक्टीरिया जो उसमें रहते थे वो मर गए, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें से मर गए क्योंकि उनके पास वेरिएशंस नहीं था कि वो गर्म पानी में सरवाइव कर पाए। लेकिन उनमें से कुछ बहुत इंडिविजुअल सरवाइव कर पाए, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हीट से बचा पाए। तो अब जो कुछ बहुत बैक्टीरिया बचेंगे वो अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर लेंगे। तो वो उसके लिए बेनिफिशियल रहा, स्पीशीज के लिए रहा कि नहीं रहा? तो इससे हम कह सकते हैं वेरिएशन जरूरी होता है सर्वाइवल प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल लेवल पे यूजफुल हो और स्पीशीज लेवल पे सॉरी इंडिविजुअल लेवल पे तो बेनिफिशियल नहीं हुआ लेकिन स्पीशीज लेवल पे हो गया। तो इस तरीके का आप आंसर यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो। चलो, moving ahead with the next question, how does a binary fission differ from the multiple fission? तो binary fission में क्या होता है भाई? binary fission जो होता है ये आपका होता है अमीबा के अंदर, और किसके अंदर होता है? लीशमानिया के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, है ना। यहाँ पे क्या बनते हैं? दो डॉटर सेल्स बनते हैं, कोई सिस्ट फॉर्मेशन नहीं होती है, नो सिस्ट फॉर्मेशन। जबकि अगर मैं मल्टीपल डिवीजन की बात करूं, मल्टीपल फिजन की बात करूं, तो मैनी मोर डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, मैनी मोर डॉटर सेल्स
आर प्रोड्यूस्ड, है ना, बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे, सिस्ट वॉल फॉर्मेशन होती है अमीबा के केस में, सिस्ट वॉल फॉर्मेशन जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन करता है ना। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। इस डिफरेंस में आप डायग्राम भी चाहें तो ड्रॉ कर सकते हो, प्लाज्मोडियम वाला जो आपके बुक में बना है और आपका अमीबा वाला जो बाइनरी फिजन करता है, ठीक है। तो सिंगल सेल डिवाइड होकर के 2 इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट करता है, 2 डॉटर सेल्स बनाता है इन द केस ऑफ बाइनरी फिजन, जबकि एक सेल आपका मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाता है इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन, जिसका आंसर अमीबा लिख सकते हो और प्लाज्मोडियम लिख सकते हो। अमीबा सिर्फ और सिर्फ आपका अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन करता है, ये चीज याद रखना। अमीबा जो होता है सिर्फ और सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में ही बाइनरी फिजन करता है, ये चीज याद रखना, हमेशा भूल मत जाना, ठीक है। चलो, moving ahead with the next question, how will an organism be fitted if it reproduces through spores? तो अगर वो ऑर्गेनिज्म स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या फायदा मिल सकता है। देखो, स्पोर्स जो होते हैं ना आपके सीड्स की तरह होते हैं, दिस स्पोर्स आर लाइक सीड्स, ये ना एक टफ वॉल से, टफ कोट से सराउंडेड होते हैं, ठीक है, जो इनको ना किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कैसा भी बकवास सिचुएशन क्यों ना हो, ये सर्वाइव कर जाएंगे। तो सबसे पहला तो इनका यही फायदा हो गया कि इनके पास टफ कोट की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से अगर अनफेवरेबल कंडीशन भी है तब भी ये सर्वाइव कर जाएंगे, तो इनके सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है। उसके बाद ये ना खुद ही रीजनरेट हो सकते हैं, मतलब अगर इनको प्रॉपर कंडीशन मिल गई तो वहां से ये नए ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करवा सकते हैं, तो इनको कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, डॉर्मेंसी में भी जा सकते हैं और अपने आप ही अपनी डॉर्मेंसी ब्रेक भी कर सकते हैं जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये एक फायदा होता है। देखो, डॉर्मेंट होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, दे आर प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू टाइड अप द अनफेवरेबल कंडीशन, और जैसे ही इनके पास इजी फेवरेबल कंडीशन आती है ये जर्मिनेट होकर के नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, और ये इवन पॉलिनेट होकर के आपस में इधर उधर स्प्रेड भी हो सकते हैं, इतने हल्के होते हैं कि हवा पानी की तरह बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो ज्यादा अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ज्यादा अमाउंट में आपको वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मिलेगा जो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सारे आपके फायदे होते हैं अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म स्पोर्स के थ्रू अपना नई लाइफ जनरेट करवा रहा है या रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। चलो, moving ahead with the next question, can you think of reason why more complex organism cannot give rise to new individual through regeneration? तो जब मैंने आपको रीजनरेशन पढ़ाया था तो मैंने कहा था रीजनरेशन तभी होता है जब उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स की प्रेजेंस होती है, और ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं दे आर नोन एज स्टेम सेल्स, और ये स्टेम सेल्स जो होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में, complex organisms में are limited to certain areas, they are limited to certain areas, जिसकी वजह से सिर्फ सर्टेन एरियाज ही आपके रीजनरेट कर सकते हैं, और वो भी ऐसे रीजनरेट करते हैं कि सिर्फ अपना लॉस्ट पार्ट रीजनरेट करवाते हैं, वो पूरा नया ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं पैदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसे स्टेम सेल्स की प्रेजेंस नहीं होती है जो उनको कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सके कि उनका वो पूरा नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करवा सके, ठीक है। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रीजनरेशन के प्रोसेस के थ्रू इसीलिए ग्रो कर पाते हैं क्योंकि उनके पास स्टेम सेल्स की प्रेजेंस होती है, उनकी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, जबकि हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हमारी बॉडी में पता है कि कौन सी चीज कहाँ बननी है। आंखें यहीं पे बनेगी, नाक यहीं पे बनेगी, मुंह यहीं पे बनेगा, पैर यहीं, हाथ यहीं पे पैरों को हाथ बोल रही हूँ, हाथों को पैर बोल रही हूँ, देख रहे हो, हाथ यहीं पे बनेंगे, पैर यहीं बनेगा, स्टमक की, लिवर की लोकेशन, एब्डोमेन की लोकेशन फिक्स्ड रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज कहीं से भी ग्रो कर जाएगी। तो इतने कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ सिस्टम के लिए टिश्यूज लेवल में, ऑर्गन लेवल पे ये सिंपल रीजनरेशन का प्रोसेस काम नहीं कर सकता है। ह्यूमन की स्किन रीजनरेट कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन की स्किन रीजनरेट कर रही है तो एक नया ही ह्यूमन यहाँ पे खड़ा कर दे रही है, नई खुशबू में यहाँ पे आकर के खड़ा कर दिया उसने, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारा हर एक ऑर्गन का पार्ट बहुत ही प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है, प्रॉपर तरीके से उसके टिश्यूज उसमें प्रेजेंट है। अब हर एक टिश्यूज को, हर एक सेल को रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं दे सकते हैं, ना ही उनके पास प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए हमारे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इतने सिंपल से रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू रीजनरेट या रिप्रोडक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।
चलो, तो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन practiced for growing some types of plant? Now let me tell you, आपके हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है उसमें से एक तो बडिंग इन हाइड्रा हर साल पूछा गया है। लास्ट ईयर भी आपके जो सीनियर्स के एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी हाइड्रा का क्वेश्चन आया है, उससे पहले भी हाइड्रा का क्वेश्चन आ चुका है। और दूसरा जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज और वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम क्यों प्रैक्टिस करते हैं समवॉट प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए, ये जरूर पूछा जाता है घुमा फिरा करके। तो ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आप खुद सोच सकते हो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही उसने बोर्ड्स में उठा करके दिया है, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना, ये हम क्यों प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम सीडलेस प्लांट्स को ग्रो करवा सकें, सो दैट वी कैन ग्रो द सीडलेस प्लांट्स। आपके जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो एनीवेयर। ऑर्नामेंटल प्लांट्स ना आपको हर जगह ग्रो होते हुए नहीं दिखेंगे, उनको ना स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए होती है, ठंडी लोकेशन हो, वहां पे पानी की प्रेजेंस हो, ढका हुआ एरिया हो, ठंडक भी हो। तो ऐसे एरियाज लिमिटेड होते हैं जहां पे आपको ठंडी भी मिले, पानी भी मिले और शेडेड एरियाज भी मिले। तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। और हम अपनी डिजायरेबल प्लांट्स को भी ग्रो करवा सकते हैं कि अगर हमें कोई डिजायरेबल प्लांट्स चाहिए तो उनको भी हम लोग यहाँ पे ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है कि जो प्लांट्स आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करवाते हो ना, एक तो उनमें सीड्स बहुत जल्दी आते हैं और उनमें फ्लावर्स भी बहुत जल्दी आते हैं, इवन उनमें फ्रूट्स भी बहुत अर्लियर प्रोड्यूस होते हैं एज कंपेयर टू दोज प्लांट्स जिनको आपने सीड से प्रोड्यूस करवाया है। तो आप सीडलेस प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा करके, अपने डिजायरेबल प्लांट्स की क्वालिटी जनरेट करवा सकते हैं। सपोज करो मेरे पास 2 एप्पल है, एक एप्पल बहुत ही शेप में बड़ा है लेकिन वो मीठा नहीं आता है, और एक एप्पल साइज में तो छोटा है लेकिन वो बहुत ही मीठा होता है खाने में। तो हमने क्या किया, वो बड़े एप्पल को और छोटे एप्पल को क्रॉस ब्रीड करवा दिया। अब हमको नया एप्पल जो मिलेगा वो आपका साइज में भी बड़ा होगा और उसमें मिठास भी ज्यादा होगी, मीठा भी अच्छा खासा होगा। तो इस तरीके से हम डिजायरेबल प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। ऊपर से जो प्लांट्स को आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ग्रो करवाते हो ना, उनमें सीड्स भी जल्दी आते हैं, उनमें फ्लावरिंग भी जल्दी होती है, इवन उनमें फ्रूट्स भी जल्दी प्रोड्यूस होते हैं एज कंपेयर टू उन प्लांट्स में जिनको आपने सीड से ग्रो करवाया होता है। और इवन इन प्लांट्स को जो आप वेजिटेटिवली प्रोपगेट करवाते हो ना, उनको ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं होती है कि मतलब आपको बहुत ज्यादा खाद प्रोवाइड करनी पड़ रही है, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है, बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, जितना आप उन प्लांट्स को दोगे टाइम जो आपके सीड से प्रोड्यूस होते हैं एज कंपेयर टू ये वाले प्लांट्स में, ठीक है। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, डिस्पर्जन ऑफ प्लांट्स जो कि नो वायबल सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको आप जनरेट करवा सकते हो, सुपीरियर सॉर्ट ऑफ प्लांट ग्रो करवा सकते हो अपने डिजायरेबल प्लांट्स, ठीक है। और क्विकर मेथड होता है, बहुत ही कम टाइम में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, न्यूअर प्लांट्स जनरेट हो सकते हैं। आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए हमें इनको यूज करना पड़ता है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं जो आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देखने के लिए मिल जाते हैं जिन प्लांट्स को आप वेजिटेटिवली प्रोपगेट करवा रहे हो। चलो, moving on to the next question, why is DNA copying an essential part of process of reproduction? तो देखो भाई, DNA copying एक essential part इसीलिए होता है क्योंकि एक कॉपी ऑफ DNA आपकी मेल से आ रही होती है और एक कॉपी ऑफ DNA आपकी फीमेल से आ रही होती है। अब ये 2 कॉपी से आप पूरा इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म तो बना नहीं सकते हो, तो इसीलिए इन दोनों कॉपीज की हमको रेप्लिकेशन करवानी पड़ती है, रेप्लिकेट करवाना पड़ता है, उनको कॉपी करवाना होता है, ताकि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स बनेंगे उन हर एक सेल के अंदर प्रॉपर क्रोमोसोम का नंबर, डीएनए का नंबर मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि अगर वो मेंटेन नहीं होगा तो उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोलियो डिसीजेस हो सकती हैं, जो कि हेरिटेबल डिसीजेस होती हैं, जो आपके मदर और फादर में से आपके अंदर ट्रांसफर होती हैं। तो आपके मदर और फादर जैसा बॉडी डिजाइन ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप करवाने के लिए इन डीएनए की कॉपी करना जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं डीएनए के अंदर आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपके बॉडी का डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो इसीलिए भाई डीएनए कॉपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो, कॉपिंग ऑफ डीएनए क्रूशियल पार्ट होता है क्योंकि
इसमें आपके मदर और फादर की जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो इंश्योर करती है कि आपका सेलुलर स्ट्रक्चर, आपके बॉडी का डिजाइन कैसा होने वाला है, आपके हाथ कहाँ बनेंगे, आपकी आंखें कहाँ बनेंगी, आपकी नाक कहाँ बनेगी, आपकी मुंह कहाँ बनेगा, ये हर एक चीज वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसीलिए डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एक एसेंशियल पार्ट हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। चलो, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे अगेन डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। दिस इज योर पॉलिनेशन एंड दिस इज योर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना, यही होता है। पॉलिनेशन, विदाउट पॉलिनेशन नो फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। विदाउट पॉलिनेशन नो फर्टिलाइजेशन अकर इन प्लांट्स। ठीक है, जबकि फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जाइगोट फॉर्मेशन होती है, जबकि पॉलिनेशन में कोई जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, और पॉलिनेशन जो होता है इट अकर्स ओनली इन प्लांट्स, जबकि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आपको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये आप बेसिक से डिफरेंस लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। पॉलिनेशन जो होता है वो आपका फर्टिलाइजेशन इंश्योर करता है इन प्लांट्स में, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। जबकि फर्टिलाइजेशन जो होता है ये आपकी जाइगोट की फॉर्मेशन भी करवाता है, और साथ साथ में ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के केसेस में होता है। जबकि पॉलिनेशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में देखा जाता है, एनिमल्स में नहीं देखा जाता है। ठीक है, चलो moving on to the next question, what is the role of seminal vesicles and the prostate gland। ये सेम क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुका है, और वहां पे पता है उन्होंने कैसे क्वेश्चन दिया था, ये वहां पे उन्होंने क्या किया था, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया था जिसमें उन्होंने सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और टेस्टिस को लेबल कर दिया था। और टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड को लेबल करने के बाद उन्होंने पूछा था कि जो 3 पार्ट्स लेबल्ड हैं इनके फंक्शंस बताओ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उनके जो डायग्राम है ना उनको मिस आउट करके मत जाना प्लीज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपके सेमिनल वेसिकल की और प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो ये दोनों सिक्रीट करते हैं क्या, फ्लूइड। दे सिक्रीट द फ्लूइड, और ये फ्लूइड जो होता है इट एक्चुअली प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स एंड एक फ्लूइड मीडियम, ताकि आराम से आपका स्पर्म स्विम कर सके। प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम ताकि स्पर्म स्विम कर सके, और साथ साथ में स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं ये सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल सेमिनल फ्लूइड रिलीज करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टैटिक फ्लूइड रिलीज करता है, और ये दोनों फ्लूइड जो आपस में मिल करके जो है स्पर्म के साथ मिक्स होकर के सीमेन की फॉर्मेशन करते हैं, और यही जो फ्लूइड होते हैं ये आपके स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ में एक फ्लूइड मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रॉपरली स्विम करके बॉडी के बाहर आ सके, आपके पीनिस के आउटसाइड मूव कर सके। तो दिस इज एक्चुअली द सिनेरियो। From the seminal vesicle and prostate gland, the secretion lubricate the sperm, nutrition provide करता है, easy transport करवाता है। देखो, it also provide nutrition to the flowing sperm in the form of fructose, calcium and some enzymes to allow the sperm to survive for few days until they can fertilize the egg। तो egg को fertilize जब तक ना कर पाए तब तक उसको कहता फ्रक्टोज, कैल्शियम और बाकी सारे एंजाइम्स प्रोवाइड करता है, ताकि वो कुछ दिनों तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में खराब ना हो और वो एग को प्रॉपरली फर्टिलाइज कर पाए। तो दिस इज द केस जो आपको यहाँ पे दोनों फंक्शंस को देखने के लिए मिलेगा। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। देखो, प्यूबर्टी वाला जो ये पार्ट है ना, ये आपको अपने 1 मार्कर क्वेश्चंस में देखने के लिए मिल सकता है। क्वेश्चंस इनसे बहुत कम आए हैं लेकिन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो गर्ल्स में देखो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखने के लिए मिलती है। ठीक है,
प्यूबिक हेयर्स देखने के लिए मिलते हैं, एक्ने एंड पिंपल्स देखने के लिए मिलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग हो जाती है उनके अंदर, वेस्ट एरिया उनका ब्रॉडर हो जाता है, वेस्ट गेट्स ब्रॉडर, है ना। तो ये सारे चेंजेस आपको गर्ल्स में देखने के लिए मिलते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जो कि कौन से दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। ये बोथ द हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी इन द केस ऑफ गर्ल्स। बॉयज की बात करूंगी तो उनमें टेस्टोस्टेरोन होता है जो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, देखो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाती है, अपीयर्स ऑफ हेयर, प्यूबिक हेयर्स दिखने लग जाते हैं, हेयर्स उनको स्किन पे, अंडर आर्म्स, फेस, लेग, साइज ऑफ यूट्रस और ओवरी इंक्रीज हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगनिंग हो जाती है, पिंपल्स देखने के लिए मिलते हैं, वाइडनिंग ऑफ हिप्स, मतलब उनकी वेस्ट जो होती है वो उनकी ब्रॉड होने लग जाती है, वाइडनिंग देखने के लिए मिलती है उसमें। ठीक है, तो दीज आर द चेंजेस, इनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, जो आपको एडोलसेंट एज में पर्टिकुलरली गर्ल्स में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर ब्लड। तो जब भी आपका एम्ब्रियो और जाइगोट इम्प्लांट होता है तो यूट्रस जो होता है एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा जो होता है इट इज कनेक्टेड फ्रॉम वन साइड विद मदर ब्लड, मदर के ब्लड से एक साइड पे कनेक्टेड होता है और एक साइड पे अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू द अम्बेलिकल कॉर्ड ये कनेक्टेड होता है फीटस से। तो जो भी मदर आपकी खाना खा रही है, न्यूट्रिशन ले रही है, व्हाटएवर थिंग्स मदर इज डूइंग, वो सब चीजें इसी प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो अगर इवन फीटस भी जो वेस्ट जनरेट कर रहा होता है वो भी इसी प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में ट्रांसपोर्ट की जाती हैं और मदर के बॉडी में से उसको बाहर निकाला जाता है। तो मदर ऑक्सीजन ले रही है तो ये ऑक्सीजन भी प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है फीटस में। फीटस जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू मदर ब्लड में मिक्स होती है। मदर कोई न्यूट्रिशन ले रही है, खाना खा रही है, तो वो सारा खाना जो है वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो प्लेसेंटा होता है, जो आपका टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, वही आपका मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। देखो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो होती है मदर बॉडी में 9 मंथ्स और 280 डेज की होती है, जहां पे एम्ब्रियो जो होता है एक आउटर टिश्यू से सराउंडेड होता है। जो टिश्यू यूट्रस में प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं उसमें विलाई के फॉर्मेट में, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। यही प्लेसेंटा जो होता है आपका स्पेशल टिश्यू होता है जो कि यूट्राइन वॉल में एम्बेडेड रहता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के लिए एम्ब्रियो मदर ब्लड्स वाया द प्लेसेंटा। द एम्ब्रियो आल्सो प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल जो कि रिमूव होते हैं थ्रू द प्लेसेंटा के ही। ठीक है, तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है जो आपका फीटस जनरेट कर रहा है प्लेसेंटा के थ्रू रिमूव होता है, और जो भी न्यूट्रिशन मदर ले रही है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही फीटस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वुमन इज यूजिंग अ कॉपर टी विल इट हैपन इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो जितने भी आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े हैं, वो आपका बैरियर मेथड हो, सर्जिकल मेथड हो, केमिकल मेथड हो, आईयूसीडीज हो, कॉपर टी हो, कुछ भी हो, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है, दैट इज द यूज ऑफ कॉन्डम दैट कैन प्रिवेंट sexually transmitted diseases, that can prevent sexually transmitted diseases। अदरवाइज कोई भी ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, वो चाहे कॉपर टी ही क्यों ना हो, कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को अवॉइड कर सके। सिर्फ और सिर्फ यूज ऑफ कॉन्डम विच इज अ टाइप ऑफ बैरियर मेथड, जो कि मेल और फीमेल दोनों यूज करते हैं, अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, वही सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को रोक सकता है, अदरवाइज और कोई नहीं रोक सकता। इवन कॉपर टी भी नहीं रोक सकती है। ठीक है, तो नो, a copper tea will not prevent from sexually transmitted disease as it does not prevent the entry of semen। तो देखो भैया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ना एक्चुअली में जो होती है वो तब होती है जब सीमेन जो होता है मेल बॉडी में से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर होता है, तभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं। तो अब जब सीमेन एंटर कर ही रहा है कॉपर टी की प्रेजेंस में ही, तब भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ यूज ऑफ कॉन्डम ही सीमेन के ट्रांसपोर्ट
स्पोर्ट को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रोकता है, इसीलिए सिर्फ यूज ऑफ कॉन्डम ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकता भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, किसके थ्रू होता है? यीस्ट में, अमीबा में तो बाइनरी फिजन होता है ना, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, और लीशमानिया में भी बाइनरी फिजन होता है, सिर्फ यीस्ट में ही बडिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स? ओवरी होती है, यूट्रस होती है, फैलोपियन ट्यूब होता है, वास्ट डिफरेंस इज द मेल पार्ट, वास्ट डिफरेंस इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथर कंटेन्स, एंथर जो होता है वो स्टेमेन का पार्ट होता है, और ये एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स की प्रेजेंस होती है। क्या होती है? पॉलन ग्रेन्स की प्रेजेंस होती है। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। What are the advantages of sexual reproduction over the asexual reproduction? तो यहाँ पे आप लोग पैराग्राफ के फॉर्मेट से बेटर है यहाँ पे टेबल बना लेना। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो सेक्सुअल में क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन होती है ना, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी होता है, अब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है तो क्या इनके अंदर मैक्सिमम वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेरिएशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा इनके अंदर। ठीक है, तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती है। सबसे मेजर एडवांटेज यही होता है कि यहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने के टाइम पे फिर डीएनए कॉपी किया जाता है। डीएनए कॉपिंग में इनएक्यूरेसीज आती हैं, इनएक्यूरेसीज की वजह से वेरिएशंस आते हैं, और यही वेरिएशंस क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को फिजिकली फिट फिजिकली फिट बोल रही हूँ, यही सेक्सुअली क्या बोल रहे हैं, यही वेरिएशंस जो होते हैं उनको सर्वाइवल का एडवांटेज देते हैं, जो कि आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे नहीं जाते, क्योंकि वहां पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई डीएनए की मिक्स मैचिंग नहीं हो रही, वही सेम डीएनए कॉपी हो रहा है, थोड़ा बहुत माइन्यूट सा उसमें एरर आ जाता है, इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं जिसमें से वेरिएशंस आते हैं, लेकिन बहुत ही माइनर अमाउंट के आते हैं, पता भी नहीं चलते हैं, जबकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेरिएशंस आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने के लिए मिलते हैं, और यही वेरिएशंस एक्चुअली में उनको हेल्प करते हैं सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करने में। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही होता है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। More variations are seen in sexual reproduction, thus ensures the survival of species. Characteristics of both parents transfer होते हैं newly formed species में, जबकि अगर हम asexual mode of reproduction देखें तो variations are more viable in the sexual mode, जबकि asexual reproduction में functions जो होते हैं DNA के has to be inside the heritage cellular apparatus, मतलब DNA जो होता है कॉपी तो होता है लेकिन उसमें एक्यूरेसीज नहीं होती, मतलब बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ इनएक्यूरेसीज होती हैं। प्रोजनी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होती हैं वो ज्यादा सर्वाइव कर पाती हैं एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स? देख रहे हो यहाँ पे, अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किस तरीके से उन्होंने, जस्ट अ सेकेंड, किस तरीके से उन्होंने ये क्वेश्चन को और सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड वाले क्वेश्चन को मिक्स करके एक ही क्वेश्चन बना दिया। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड्स में। ठीक है, तो अगर अब मैं बात करूं टेस्टिस की, तो टेस्टिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। ये 2 फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो ये स्पर्म फॉर्मेशन करता है और एक ये टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस करता है, और यही टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर secondary sexual characteristics in males. Secondary sexual characteristics in males, है ना, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये होता है टेस्टिस के 2 फंक्शन, एक तो स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करवाते हैं बाय द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक, चलो moving ahead, in man the reproductive organ called testes is present outside the abdomen within a loose pouch, जिसको हम स्क्रॉटम बोलते हैं। स्पर्म का प्रोडक्शन करता है और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है, जो कि सिक्रीट होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करवाता है इन द केस ऑफ
बॉयज। ठीक है, चलो। Why does the menstrual cycle occur या menstruation occur? तो देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही, बट आपको कंफ्यूज कर देता है। जो यूट्रस होता है ना, वो हर मंथ अपनी लाइनिंग को थिक करता है। अब उसे तो पता नहीं है कि कब ये लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, उसको तो पता नहीं होता। अगर बाई चांस सेक्सुअल इंटरकोर्स लीड्स टू प्रेगनेंसी, तब उस केस में प्रेगनेंसी में अगर यूट्रस ने यूट्राइन वॉल थिक नहीं की होगी तो उस जाइगोट, डेवलपिंग जाइगोट को हम इम्प्लांट कैसे करेंगे? तो इसीलिए यूट्रस जो होता है हर मंथ अपनी लाइनिंग को थिक करता है। ठीक है, ये रहा आपका इस तरीके से। ये अपनी लाइनिंग को इस तरीके से यूट्रस क्या करता है, थिक करता है, यूट्राइन लाइनिंग थिक करता है और स्पंजी बनाता है, जिसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब आपका एग जो है यहां पे आता है और अगर उसको स्पर्म नहीं मिला जब आपकी ओवरी ने एग रिलीज किया और इस एग को स्पर्म नहीं मिला, इसको स्पर्म नहीं मिला, तो क्या ये एग डीजेनरेट हो जाता है? ये एग डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं होती इसकी। और फिर ये जो यूट्राइन लाइनिंग होती है ना, ये धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, ब्रेक कर जाती है, क्योंकि अब तो इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। ये यूट्राइन लाइनिंग इसीलिए ही बनाई जाती है कि अगर गलती से फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट जो बनेगा उसको इम्प्लांटेशन या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये यूट्राइन लाइनिंग थिक की जाती है। लेकिन अब भाई यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, तो ना तो उस एग की जरूरत पड़ती है, वो भी डीजेनरेट हो जाता है, और ना ही इस यूट्राइन लाइनिंग की जरूरत होती है, जो भी ब्रेक कर जाती है। और ब्रेक करने के बाद अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, दैट मींस इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड प्रेजेंट होगा। तो इट विल कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड थ्रू द वजाइना, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो ये तब होता है जब आपका क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल प्रोड्यूसेस अ मैच्योर एग सेल एवरी मंथ, अ प्रोसेस कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैच्योर एग जब रिलीज होता है ओवरी में से ड्यूरिंग दिस पीरियड, अ न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस। और अगर ये एग जो होता है ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो यूट्राइन लाइनिंग इज शेड। शेड मतलब ब्लड के फॉर्मेट में, ब्लीडिंग के फॉर्मेट में ये वजाइना के थ्रू बाहर आती है। इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, इट इज ऑफ 28 डेज। ठीक है, वेरी करती है, वैसे तो 28 to 32 डेज की होती है, बट इट वेरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। ठीक है भैया, फ्लावर बनाते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पेटल हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एंथर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा फिलामेंट हो गया। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, स्टेमेन बनाते हैं, जो कि मेल पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये क्या है, ये दिस इज द स्टिग्मा। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट स्टाइल हो जाता है, एंड दिस इज योर ओवरी। और ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्पेल बनाते हैं। कार्पेल या फिर जिसको पिस्टल भी बोल सकते हैं, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। लो बन गया हमारा क्रॉस सेक्शन। और ये अंदर वाला पार्ट जो होता है, दिस इज ओव्यूल। सेपल बनाए नहीं क्योंकि ग्रीन कलर से मैंने ओवरी बना दी थी, मतलब फीमेल पार्ट बना दिया था, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। वैसे अभी तक आया नहीं है, बट स्टिल प्रैक्टिस कर लेना, कुछ जाएगा नहीं। चलो, What are the different methods of contraception? तो क्या क्या मेथड्स पढ़े थे? सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा था बैरियर मेथड, जिसमें कॉन्डम्स या फिर डायफ्राम्स आते हैं। कॉन्डम्स
कॉमा डायफ्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट मेथड कौन सा था हमारा, केमिकल मेथड, जिसमें क्या आता है, आई पिल्स, है ना, और आईयूसीडीज पढ़ी थी हमने, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसमें क्या आती है, कॉपर टी आती है। फिर हमने क्या पढ़ा था, सर्जिकल मेथड पढ़ा था। सर्जिकल मेथड्स में दो आते हैं, एक होता है वासेक्टोमी जो मेल्स में होता है, और एक होता है ट्यूबेक्टोमी जो कि फीमेल्स में होता है। ठीक है, तो यही पढ़ा था हम लोगों ने पूरा, है ना। अब लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लोगों के सीनियर्स के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, और इवन अगर आप लोग ना पिछले 5 साल के पेपर उठा करके देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन उसमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरा अच्छे से पढ़ करके जाना। ओके, चलो मूविंग अहेड। देखो, बैरियर मेथड, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें आई पिल्स आती हैं आपकी, हार्मोनल पिल्स भी आती हैं, और सबसे डेंजरस आपकी यही केमिकल मेथड ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाउ आर मोड्स फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से मोड ऑफ पढ़े थे हमने, बाइनरी फिजन पढ़ा था भैया, और मल्टीपल फिजन पढ़ा था, जिनकी बॉडी डिजाइन सिंपलर थी। ठीक है, उसके बाद हमने मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ा था। नहीं, फ्रेगमेंटेशन तो सिंपल मल्टीसेलुलर में हमने रीजनरेशन पढ़ा था। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा था। और इवन हमने स्पोर फॉर्मेशन भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे हो रहा था, एक ही सेल, सिंगल सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स बना रहे थे या मल्टीपल डॉटर सेल्स बना रहे थे, जो कि यूनिसेलुलर में हमने फिजन पढ़ा था, बडिंग पढ़ा था। ठीक है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता कि एक ही सेल प्रेजेंट हो, उनमें से एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है जहां पे एक्सेसिव सेल डिविजन होता है, एक ही पर्टिकुलर लोकेशन होती है जहां पे स्टेम सेल्स की प्रेजेंस होती है या जहां पे स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं, और वही आपके फिर आगे जाकर के नए सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बना रहे होते हैं। इसीलिए रिप्रोडक्शन जो होता है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरीके से होता है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू सिंपल ऑर्गेनिज्म, जहां पे एक ही सेल प्रेजेंट था, वही डिवाइड होकर के डॉटर सेल बना रहा था। जबकि आपने हाइड्रा में देखा था, एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही आपकी ओवर ग्रोथ होती है, वहीं से ही बड जनरेट होती है और वहीं से ही बडिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। ऑब्वियसली देखो, स्पीशीज लेवल पे रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या करता है, आपकी स्पीशीज की कंटिन्यूटी में हेल्प करता है। अगर आपकी स्पीशीज ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो ये क्या हो सकती हैं, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। इसीलिए ये स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, स्पीशीज की अर्थ पे स्टेबिलिटी के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है। इंडिविजुअल लेवल पे ये जरूरी नहीं होती, लेकिन स्पीशीज लेवल पे इट इज नेसेसरी, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों, ताकि वो कंटिन्यूएशन करवा सके। स्टेबिलिटी इसीलिए प्रोवाइड होती है क्योंकि नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है पेरेंट्स में से, और इसी तरीके से उनकी पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी मिलती है। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ना तो वेरिएशंस जनरेट हो पाएंगे, ना ही वो इन्वायरमेंटल चेंजेस में सर्वाइव कर पाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, उनकी पूरी स्पीशीज धरती से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन जो है उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। Now, moving ahead with the next question, what could be the reason for adopting contraceptive methods? This is actually a general question. ठीक है, सबसे पहला रीजन तो ये होगा टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है ना, अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, टू स्टॉप ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम, है ना। थर्ड क्या है, टू स्टॉप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स इज अ वेरी प्लेजरेबल एक्ट, कपल्स दे डू परफॉर्म, और
ऐसा है कि विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर वो परफॉर्म किए जाएंगे तो देयर इज 111% चांसेस होते हैं इट विल डेफिनेटली लीड टू प्रेगनेंसी। और इट इज नॉट नेसेसरी कि जो लेडी प्रेग्नेंट हुई है शी इज रेडी फॉर दैट प्रेगनेंसी, और क्या उसकी फैमिली रेडी है उस प्रेगनेंसी के लिए। बहुत सारे रेप केसेस आपने देखे हैं जहां पे यही प्रेगनेंसीज अवॉइड होती हैं, अबॉर्शन करवाए जाते हैं, जिसकी मेंटल फिजिकल हर तरीके की हेल्थ पे अफेक्ट होता है गर्ल्स के ऊपर। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्हीं सब चीजों के लिए ही होते हैं। रेप केसेस की बात नहीं करूंगी, वो तो होते ही बेशर्म है, बट नॉर्मल केसेस की बात करूंगी जो जनरल कपल्स होते हैं, दे यूज दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी। क्योंकि जरूरी नहीं है सिर्फ फीमेल की बॉडी रेडी है कि फिजिकल मेंटली वो हर तरीके से रेडी है, और क्या वो पेरेंट्स रेडी हैं उस न्यू बॉर्न बेबी के फाइनेंशियल चीजों को देखने के लिए, क्योंकि एक बेबी होगा तो उसके पढ़ने का खाने का सब कुछ देखना पड़ेगा, और क्या इतने फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं वो फैमिली की वो देख सके, तो ये चीज अवॉइड करती है। उसके बाद पॉपुलेशन इतनी ओवर ग्रोथ होती है, भाई धरती पे बोझ बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारा अर्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है, हर चीज हो रही है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज द बेस्ट थिंग। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो कि बहुत ही डेंजरस होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। मैंने अभी बोला सेक्सुअल इंटरकोर्स इज अ प्लेजरेबल एक्ट, जिसकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो सकती हैं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपके कपल्स यूज करते हैं, विच इज नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, प्रिवेंशन अनवांटेड प्रेगनेंसी, मैनेज पॉपुलेशन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं, ताकि ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस उनको आगे जाकर के फेस ना करने पड़े। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। तो अब मेक श्योर आप जरूर करना कि अगर आपने इस एक पर्टिकुलर चैप्टर का वन शॉट नहीं चेकआउट किया है तो आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है अवेलेबल, उसको चेकआउट करना ना भूलें। और इन केस अगर आपको इसी सेशन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपसे इस सेशन का पीडीएफ या इस सेशन के नोट्स मिस आउट ना हो जाएं। और इन केस अगर आपको जानना है कि मैं कब लाइव आती हूं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको इन्हीं दो चीजों से मिलने वाले हैं। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।